What else? Last of these two rows. नहीं पता बेटा ट्रिपल बैठना तो गाड़ी में भी पता है। आ जाइए सामने, पुलिस वाला चालान करा उसका कि सामने entrepreneurship, a simple word which is defining the problem and giving solution to the problem. इसका मतलब समझा क्या आपको? लास्ट आप ही आ जाइए सामने, विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस यू क्विक, आप क्विक दोनों आ जाइए सामने। बोले थे ये बेटे मेरे अगर एमबीए के बच्चे होते तो सिर्फ आग लगी दे दीजिए, इतने बात नहीं होता, राइट। तो हम लोग अभी यहाँ से रिप्लाई करेंगे तो सेशन आगे बढ़ेगा, राइट। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इज सिंपली अ पर्सन और डेफिनेशन हु इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन? क्या होगा इसका मतलब? एक प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई करना है, उसका एक सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करना है। इससे माध्यम बन सकते हैं। कितने लोग चाय के टपरी पे जाते हैं? जिन्हें नहीं, लेडीज जेंट्स कितने लोग जाते हैं चाय के टपरी पे? और मैं जाता हूँ, मैं सब जाते हैं, बाकी लोग चाय नहीं पीते, टपरी पे नहीं पीते। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो बेवकूफ़ है, ये जरूरी नहीं है मेरा बेटा ये चाय पीते हैं ये इम्पोर्टेंट है, टपरी में पीते ये इम्पोर्टेंट नहीं होते। बट बचपन से हम देखते आ रहे हैं, घर पे हमारे मेहमान आने के बाद सबसे पहले ऑफर करने वाली चीज क्या थी? वो पैसा का हो ना हो, फर्स्ट टाइम आया हो 100 टाइम आया हो, एग्रीड और नॉट? कितने में से हमने सोचा था कि ये चाय की फ्रेंचाइजी हम लोग 8 और 10 लाख में परचेस करेंगे? एंड यू इमेजिन, आज आप जाके देखिए योले हम तो ले एलओसी में जाके देखिए, चाय पीते पीते क्वेश्चन हम कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन है, सर कितने मिली फ्रेंचाइजी, ये सेटअप को कॉस्ट कितना लगा? यू विल फील अमेज्ड कि दे विल से 18-20 लाख। इमेजिन 18 से 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद हमने क्या ऊपर किया? 10 रुपए की चाय। वही चाय टपरी पे हमको 30,000 में ठेले पे मिल सकती है, एग्रीड और नॉट? तो वे इज डूइंग द बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अब उसको हमको थोड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। हम जैसे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स या फिर हम जैसे कुछ लोगों जो आज के ट्रेंड में रील्स है, स्टेटस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो टपरी का स्टेटस से डालेंगे कभी, है ना? टेकिंग चाय, ये टपरी नहीं, एलओसी जाएगा तो पक्का स्नैप भेजेगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द वर्ल्ड इज डूइंग, नॉट यू नॉट मी, एंटायर वर्ल्ड इज डूइंग। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। उस स्टेटस सिंबल को परचेस करने के लिए सामने वाले ने 20 लाख रुपए लगाए हैं। कितने? 20 लाख। क्या बेच रहा है? सिर्फ चाय। Is it worth to open a tea stall investing 20 lakh rupees? Is it worth? अरे हाँ या ना, दो ही आंसर हो गए, हाँ या ना, सिंपल है। किसी को लगता है हाँ, किसी को लगता है ना। आपको क्या लगता है? यस। क्यों भाई? रविनगर में एक बाबा चाय वाला है, पता है क्या आपको? रविनगर में एक बाबा चाय वाला है, उसके आप आज भी चले जाओ, कितने एम्प्लॉय होंगे उसके कम उठाने के लिए? 8 एम्प्लॉय से कम उठाने के लिए कितने? 8। ये ट्रेंड है, एक शटर भी दे रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं है, बट द क्वालिटी इज प्रोवाइडेड। हमको डिफाइन करना है कि हमको हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी किस तरफ लेके जाए, राइट? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे? चाय हम बचपन से पीते आ रहे हैं, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप वंचित रह चुके हो, बट अगर आपके मन में उस चीज़ के बारे में उत्साह अगर लाना है तो आपको उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन देना होगा। कितने लोगों ने 2013 में हैंडसेट जब देखा था तो उसको डुअल कैमरा था? आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 द स्मार्टफोन, व्हेन सैमसंग लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट हैंडसेट दैट इज स्मार्टफोन। कितने फोन में डुअल कैमरा थे? हार्डली नहीं थे। 2015 समवन गॉट टू नो कि यार एक बार अब मैं सैचुरेट हो चुका हूँ, सबके हाथ में हैंडसेट आ चुके हैं,
चलो कोई 2-3 लोग मुझे बताओ हर रो से आप कौन सा हैंडसेट यूज करते हैं? ओप्पो A5, वेरी गुड। आप कौन सा हैंडसेट यूज करते हो? आईफोन बीच एक्सेस, ओके। सैमसंग ए, आपका लास्ट वन प्लस नॉट। अब आप पांचों मुझे बताइए, whenever you are going for next time to purchase a new handset, are you going to purchase the same handset? Are you going to purchase the same feature? Then you will going for upgrade version. Why? Because अब एक ऐसा प्रॉब्लम नए अपग्रेड में सॉल्यूशन जिसका अवेलेबल है, हो सकता है मेरे पास डुअल कैमरा होगा, अब मुझे ट्राई कैमरा चाहिए, मेरे फोन में ट्राई कैमरा होगा, मुझे क्वाड कैमरा चाहिए, मुझे रैम बढ़ा के चाहिए, मुझे जीबी बढ़ा के चाहिए, मुझे मेमोरी बढ़ा के चाहिए, मुझे बैटरी ओएस जो भी कुछ होगा, एक फीचर तो नया होगा। इसीलिए शायद आज एक्टिवा जैसी चीज भी 6G तक पहुंच चुकी है, एग्री? और डेंजरस खिलाड़ी 7 तक पहुंच चुका है। अल्लू अर्जुन डेंजरस खिलाड़ी बार बार देखेंगे कि हम एक मूवी देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। पेटेंट शायद अभी आपने पढ़े, पता है पेटेंट करोड़ कितने साल के पेटेंट होता है? 20 years, वेरी गुड। आप 20 ईयर तक सेम मूवी का नाम नहीं रख सकते हो, दैट इज फैक्ट। मैं 20 साल वेट करूंगा फिर डेंजरस खिलाड़ी निकालने के लिए। व्हाट आई एम डूइंग, डेंजरस खिलाड़ी 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीरीज में आ गई है। गोलमाल में मिडल तक पहुंच गए, पता नहीं कितने गोलमाल आ गए हमारे पास। खिलाड़ी को हमने देख लिया, खिलाड़ी का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी। एग्री? दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। दे आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। एक मूवी अच्छी लगी, दूसरी मूवी निकालना है, नाम चेंज करना है, उसको भी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। दे आर डूइंग देयर जस्ट बिजनेस। क्यों आज हम सारे वेब सीरीज के पार्ट के लिए वेट करते हैं? राइट? बिकॉज उन्होंने एक प्रॉब्लम तुमको छोड़ दिया माइंड में, इसके आगे क्या होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा भी तो एक बार अपने वहां से बात करना 7 से 10 के बीच में। उनको ये पता है कि तुमको अगर घर पे आइए तो घर पे कौन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा वो लोग क्लाइमेक्स छोड़ देते हैं कि उनको नेक्स्ट एपिसोड में देखना क्या हो जाती है, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो डेली सोप सीरियल चलते रहते हैं उसमें, ये चीज है। अब हम आते हैं रूरल। ये वर्ड क्या डिफाइन करता है हमारे लिए? रूरल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो, सही है, गाँव। और अब तक हमने अर्बनाइजेशन सिर्फ 2 ही सेक्टर में देखा है। एक हम डिफाइन करते हैं अर्बन, अदर हम डिफाइन करते हैं इसको किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज जो रूरल एरिया में हमारे पास अवेलेबल है, दैट अपॉर्चुनिटीज वी हैव टू एक्सप्लोर। तो आप बोलेंगे कि सर रूरल में एंटरप्रेन्योरशिप की कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, कौन सी हो सकती है? लगता है कि आपको कि गांव में कोई एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल होगी? यस और नो? है? कौन सी है? कौन सी है? अब एक कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि सर ऐसा अगर करें तो ऐसा हो सकता है, दैट इज व्हाट आई फील। आप कुछ भी फील कर सकते हैं, मे बी नॉनसेंस आइडिया, चलेगा। कोई आइडिया? डेयरी प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। और कैफे, ठीक है, ओके, कैफे। और इंस्पायर का शॉप सर फैक्ट्री में नहीं दिखा मुझे, एप्पल का। Why not we should open Inspire shop with factory? चलेगा? चलेगा? नहीं। That logic we have, that sense we have, ठीक है। और कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको लगता है? फार्मर्स के प्रॉब्लम अगर हमने आइडेंटिफाई कर ली है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी। इतने लोग हैं जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जिनाई में खेती करते हैं उनके घर में। कोई संतरा वाला नहीं जिसका संतरे का बगीचा है, क्या करते हैं आप लोग? संतरा सेल करते हैं। कुछ पता है क्या आपको? यस, नहीं पता? कितना पैसा लगता है? प्लग कर देते हैं आने से 3-4 मंथ्स, पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स। आगे
एक मिडिल पर्सन आता है, फार्मर से डील करता है, वो मिडिल पर्सन जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं हो, वो मिडिल पर्सन जिसको फार्मिंग के बारे में ABCD भी नहीं पता, वो मिडिल पर्सन जिसको सिर्फ ये पता है कि इस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी मार्केट में कहाँ मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं व्यापारी। So, वो मिडिल पर्सन से एक फार्मर डील करता है एंड हम लोग सारा हमारे खेत का जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्लग करके क्या करते हैं उसके हाथ में हैंड ओवर कर देते हैं। मेहनत किया एक फार्मर ने, अपॉर्चुनिटी कौन लेके गया? दैट मिडिल पर्सन, राइट? आपने शायद आज क्लोज पहले बिल्कुल स्टिचिंग वाले होंगे, बट अगर हम बात करते हैं ब्लैकबेरी या मुझे परचेस करने जाते हैं तो एवरीवन नोस की मुंबई से ज़्यादा महंगे कपड़े आपको मिलते हैं, या एडेड है कि नहीं? एक बार आइडेंटिफाई करके देखना कि मुंबई के इनर अराउंड में कितने ऐसे एग्रीकल्चर लैंड बची है जहाँ पे वो लोग कॉटन ग्रो करते हैं। हार्डली यू विल फाइंड अ सिंगल एकड़ लैंड। इधर भी बीइंग फेमस फॉर ओनली 2 चीज। कौन सी है? हमारा विदर्भ सिर्फ 2 चीज में फेमस है, स्पेशली नागपुर। एक है ऑरेंज, सेकंड इज व्हाइट गोल्ड, जिसको हम लोग कॉटन बोलते हैं। Being a leading producer in entire country, we are purchasing the finished goods of that particular raw material at a higher price than those other cities. क्यों? क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटी कहाँ स्ट्राइक करता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इसलिए यहाँ कहा कि डेयरी फार्म्स। हम अगर आज परचेस करने जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? बेकरी में आने के बाद मदर डेयरी, अमूल, डिम शॉप्स, ऑल आर कॉर्पोरेट चैनल्स। क्यों हम मार्केट में आज रीच नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग एट ए चीपर रेट टू दोज जायंट कंपनीज एंड दे आर जस्ट पैकेजिंग द थिंग्स। वो लोग सिर्फ चमक दमक के साथ हमको सेम चीज महंगे में बेचो। क्यों? क्योंकि हमने स्कोप को कभी एक्सप्लोर नहीं किया। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। आई एम नॉट सेइंग कि अब कल चल के सब लोग बोलते रहना चालू करो। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा। चलो वी विल गो क्विकली। Rural entrepreneurship is that entrepreneurship which ensures value addition to rural resources in rural areas, engaging largely rural human resources. एक वैल्यू एडिशन जो हमको वहाँ के रिसोर्सेज को देना है, वहीं के ह्यूमन कैपिटल को यूज करें। Because whenever we are saying entrepreneurship, it is just giving an opportunities to the entire society. मैं अगर मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई एम नॉट ओपनिंग इट फॉर माय ओनली, इट इज फॉर बिकॉज मैं अकेला बिजनेस कर सकता हूँ क्या? तो मुझे एम्प्लॉय लगेंगे, जितने एम्प्लॉय मैं हायर करूँगा उतने एम्प्लॉय को मुझे सैलरी देना होगा, जितने एम्प्लॉय को मैं सैलरी दूंगा उनका इनकम स्टार्ट होगा, जितने एम्प्लॉय का इनकम स्टार्ट होगा उतने एम्प्लॉय की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आर यू गेटिंग? आज आप लोगों का पॉकेट मनी कितना होगा महीने का बता सकते हैं? प्रॉब्लम हम भी स्टूडेंट थे, that time we used to get 300 rupees 2006। 300 के ऊपर 1 रुपये मिलना है तो हमको स्पेशल अप्रूव लगता था। चलो कितना है? 4000। वेरी गुड। और कोई जो मुझे बता पाएगा पॉकेट मनी जो आपको लगता है कि यार ये पैसा मुझे लगता है, इट मे बी योर पेट्रोल, इट मे बी योर रिचार्ज। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि आप फ्रेंड को लेकर मूवी कितने बार जाते हैं? जी नहीं खर्च, कॉलेज तक आना है, पेट्रोल है, स्टेशनरी है, मोबाइल का खर्चा होगा, कभी मैं हफ्ते में 2 बार ऑफिस चले जाता हूँ, जिम का खर्चा है बता। और क्या होगा पॉकेट मनी? लास्ट 4 to 5,000। ओके, सो यू आर सेटलिंग इट 4 to 5,000 नाउ इट इज। आफ्टर योर फाइनल ईयर इफ यू आर गेटिंग 40,000 एज अ सैलरी, आप लोग 36,000 सेव कर पाओगे? अरे अभी तो आपने कहा 4,000 रुपये अपना दिन चल जा रहा है, जेब, मोबाइल, पेट्रोल सब चीज़ तो हो जाएगी, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। Why? Because you are earning right time। सेम काम है एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो हम उस पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में क्या होगा? वो पर्सन उतना पैसा स्पेंड कर पाएगा मार्केट में। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन से ज़्यादा पैसा एम्प्लॉयड पर्सन मार्केट में स्पेंड करता है अपनी डे टू डे लाइफ को जीने के लिए।
ये पैसा जितना मार्केट में आएगा उतने हमारे इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, राइट। बीइंग एन एग्रीकल्चर सिटी, बीइंग एन सेंटर ऑफ द कंट्री, स्टिल हम लोग लैग कर रहे हैं पुणे मुंबई जैसे सिटीज से। द ओनली रीजन इज आज हमारे जैसे फैमिलीज में 1% के पीछे 4 से 5% डिपेंडेंट है। एग्री? फादर से बात करो तो पता चलेगा मदर, 2 चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट में से कोई एक भी अगर रहता है, चलो नहीं तो एक भी रहता तो 4 डिपेंडेंट है, तो उस पर्सन की स्पेंडिंग कैपेसिटी। और हम बात करते हैं मुंबई पुणे जैसी सिटी में, जहाँ पे हम जैसे लोग यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ जाके अर्न करते हैं, फैमिली सेटल करते हैं, और वाइफ और स्पाउस इज ऑल्सो वर्किंग। हमारा अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है उस कंट्री में, उस सिटी में जाने के बाद डबल भी आप क्या बोलते हैं उसको अर्न कर रहे हैं। सेकंड, कोई लायबिलिटी का वहाँ पे हमारे ऊपर 2 लोग रहते हैं फ्लैट में, 2 लोग अर्न कर रहे हैं, स्पेंडिंग कैपेसिटी हमारी मच मोर है। इसलिए शायद वहाँ पे आज इकोनॉमी वाइज अगर देखेंगे तो दे आर मच मोर सेटल। ये है ना, इट इज लाइक अ साइकिल। एक पर्सन अर्न करेगा, वो स्पेंड करेगा, पैसा मार्केट में घूम के आएगा, जितना पैसा मार्केट में घूम के आएगा उतनी हम हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे, राइट। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ कम्युनिटीज टू टर्न ग्रास इनटू गोल्ड, दैट इज व्हाट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोग हमेशा जो है रूरल का फ्रेम माइंड में लेते हैं ना, हमको खेत खलियान नहीं याद आता, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, हमको सिर्फ गाँव नजर आता है, हमको गाँव में बाजू में खेत नजर आता है, खेत में सूखी धान नजर आती है, और हमको ये समझ में नहीं आया कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट ग्रास इनटू गोल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आलू से हमको सोना निकालना, ये नहीं कहा मैंने क्या कहा, ग्रास से हमको गोल्ड फाइंड आउट करना है। इन बिटवीन कोरोना, जब हमारा सीजन पीक पे चल रहा था, कोरोना 1 2020 में, तो आपको पता होगा कि शमशान घाट जैसी जगह पे भी हमको टाइम नहीं था, तो वेटिंग इज गोइंग ऑन। ये तो बहुत सिनेरियो वी हैड एवर सीन इन आवर लाइफ, है ना। उस जगह पे लकड़ी की इतनी किल्लत आ रही थी कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पर्सन को जलाना कैसे। और एक हिंदू प्रथा के हिसाब से अगर देखेंगे तो वी ऑलवेज बरीड आवर डेड बॉडीज, है ना, हम लोग उसको दफनाते नहीं थे, एक कल्चर है। उस केस में नागपुर के एक पर्सन ने क्या किया, इस एग्रीकल्चर वेस्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर वेस्ट से उसने क्या बनाया, छोटे छोटे बुलेट वेक्टर्स। इट इज अगेंस्ट दी, इट वर्क अगेंस्ट दी रिप्लेसमेंट ऑफ फूड। कैन यू इमेजिन 10,000 डेड बॉडीज अब तक उससे हम लोग जला चुके हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप शमशान में कभी चले जाइए, उस घाट पे आपको लकड़ी ही मिलेगी। उस लकड़ी के पीछे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक ट्री डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके पीछे हमारा मैन पावर लगा रहे हैं, लॉजिस्टिक लगा रहे हैं उसको लाने के लिए। अरे इट इज नॉट इजी टू कैरी अप ऑन व्हीकल। सो ये सब चीज़ के बाद उसको हम वहाँ पे सेल कर रहे हैं। आपको वहाँ जाके रसीद काटनी होती है, उसके अगेंस्ट में आपको पैसे देने हैं। इफ यू आर एवर डील विद दैट सिचुएशन, है ना, उस सिचुएशन में अगर आपको पता चलता है कि इस लकड़ी का रिप्लेसमेंट हमारे पास है, तो दैट पर्सन इज गेटिंग दैट गोल्ड फ्रॉम ग्रास। पर हमको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उस ग्रास को मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ उस बुलेट वेट को बनाने के पीछे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी 10% कंपलसरी कर दिया है। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो गवर्नमेंट का, चाहे एमएससीबी का हो, WCL हो, जहाँ भी फूड काम में आ रहा है और बर्निंग, वहाँ पे आपको 10% बायोकोल यूज करना है। दैट वी कॉल एज अ बायोकोल, बिकॉज वो एक ग्रास और जो बड़ी चीज़ है उससे बना हुआ, राइट। सो इतने स्कोप से अगर हम एक घास की बात करें, पर आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रास पड़ी है हमारे पास, उसको हमको यूटिलाइज कैसे करना है। हमने क्या देखा है समर में खेतों में, शायद आपने शाम को ऑब्जर्व किया होगा, ये लोग आग लगा देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जितना मैन पावर में उसको साफ करने में लगाऊंगा उतना रेट नहीं मुझे मिलेगा इस कचरे का, इसलिए वो लोग सिंपली उसको जला देते हैं, ताकि इसमें उनका मैन पावर भी सेव हो जाता है और एफर्ट भी नहीं लगता, राइट। नेक्स्ट, ये भी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, the rural entrepreneurship that is the soul of India lives in its village. We are still developing country, ये सबको पता in terms of economy. Like US countries जो है, western countries, they are called as a developed country, and we called ourselves as a developing countries. Why?
because we are still our economy, that is 50%, 55% part of the economy depends on still agriculture, right? Which is always a certain and uncertain, both the ways. हमें नहीं पता कि किस साल बारिश ज़्यादा आएगी और किस साल हमारे फार्मर्स आत्महत्या ज़्यादा करेंगे. This we are not even getting the things settled nowadays after so much digitalization. So plenty of culturally rich resources available locally, self-sufficient villages and skilled villages. ये तीन चीज ऐसी है जहाँ पे हमको सोचना होगा कि इनमें से हम यूटिलाइज इसको कैसे कर सकते हैं. बिकॉज गांधी जी की अगर आपने बायोग्राफी कभी पढ़ी होगी तो उनके बायोग्राफी में उन्होंने सिंपल लिखा था कि मेरा देश आजाद हो या न हो, डजंट मैटर, मेरे गांव सक्षम होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए. ये उन्होंने एकदम क्लियरली लिखा था अपने रूरल मिशन में. और उनका एकदम क्लियर स्टेटमेंट है दैट वी वांट सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस. सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस मींस वो जो आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ता हो, राइट. आत्मनिर्भर कंसेप्ट की अभी हम लोग सुन रहे हैं, बट ये उनका ड्रीम था 1945 में जब उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोग्राफी लिखना स्टार्ट किया. सोच सकते हैं कि विजन था उस पर्सन का यहाँ पे हमको हमारे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट करना था, जो कि अब तक नहीं हो पाया. स्किल विलेजर्स, ये भी हम देखेंगे आगे. ये कुछ दिख रहा है क्या आपको? विजिबल है? क्या क्या है ये? नीचे लिखा है, बाम्बू है, हैंड क्राफ्ट है, ठीक है. इस पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, इसमें से ऐसा कोई पिक्चर है जो हमको लगता है कि हमने देखा ही नहीं? दिस वन. आज भी कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है. उस पर्सन को 1-1.5-2 किलोमीटर से पानी लेके आना होगा. एंड वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट कि हमारे बेड से 10 फुट पे हमारे पास 30 फुट पे वॉश बेसिन एंड टॉयलेट्स अवेलेबल है. एग्रीड है नहीं है? ठीक है. ये चीज उस विलेजेस में जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है. देयर आर सम विलेजेस. आप कभी ये भी जाके देखेंगे रूरल में, हमने शायद 250 विलेज तो मैं सफर किया होता है क्योंकि जिस संस्था से मैं बिलोंग करता हूँ. क्योंकि तो नेवर इमेजिन कि किस प्रकार के लोग हैं, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता. फिलिंग द फॉर्म है तो पर्सन बोलते हैं कि आपका एज कितना है. मैं जब हम क्वेश्चन करते तो बोलते हैं कि 28 ले लिया. 28 उसने दिया, हमने ले लिया. जब उससे फादर की एज क्या है? 38 ले लो. इतना भी इमेजिनेशन नहीं है कि 10 साल के बीच में नहीं हो सकता कुछ. एटलीस्ट दैट गैप शुड बी रिक्वायर्ड 21 एटलीस्ट, है ना. सो दिस इज व्हाट दे आर लिविंग देयर लाइफ. 4,500 क्वेश्चन आर इंडिया में राइज हुआ. बिकॉज आई बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट टू बी रूरल पार्ट. तो हमें पता है कि चीज़ें किस तरीके से सिंक्रोनाइज होती है ना. ये वो पिक्चर है जो क्लियरली दर्शाता है कि आज भी रूरल प्लेसेस पे क्या सिचुएशन चल रही है, राइट. फोल्डर, काउंटर्स, है ना, ये सारी चीजें अवेलेबल है. नेक्स्ट, स्कल्पचर्स. ये देखिए हमने स्कल्पचर्स बनते हुए. ये जो बापू केम की हम बात कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स, ये तो वर्धा में भी अवेलेबल है. अगर आप कहीं बापू भी जाओगे तो आपको वर्धा में भी पता चलेगा कि ये सब अवेलेबल है ना. ये वो चीजें हैं जहाँ पे ये लोग अपने आप को आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए. अगर आप ये स्कल्पचर लेने जाओगे ना मार्केट में तो आपको पता चलेगा कि क्या रेट में आप परचेस कर रहे हैं. बिकॉज वो एक आलीशान ग्लास बिल्डिंग में एसी शॉप में रखे हुए स्कल्पचर्स होते हैं. और ये बनते हैं खुले मैदान में, जिसकी वैल्यू उनको नहीं पता कि कितनी है. तकलीफ, ठीक है. नेक्स्ट, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, शुगर कैन, कॉटन. जिसके बात करें तो कॉटन की, शुगर कैन की है. ये भी आज हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इधर. कितनी शुगर फैक्ट्रीज आपको पता है नागपुर के आजू बाजू? यही शुगर फैक्ट्री लोग एरिया, साकर कारखाना, मराठी लोग, हार्डली यू विल फाइंड. हम मैंगो की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम ऑरेंज की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. बिकॉज वी आर नागपुर, वी आर फेमस फॉर ओनली ऑरेंजेस. ऑरेंज सिटी भी कॉल्ड ऑल्सो. कितने लोगों ने ऑरेंज फल की इंडस्ट्री अपने आजू बाजू देखी है?
क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑरेंज से एज ए बाय प्रोडक्ट? स्टार्ट करो। एक ऑरेंज रॉ मटेरियल से हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? जूस, वेरी गुड। और ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज स्वीट्स, ऑरेंज फल, ऑरेंज पाउडर, ऑरेंज फ्लेवर, है चीजें है ना? ये वो चीजें जहाँ पे हमको पता है वी आर परचेसिंग फ्रॉम समवेयर एल्स बट वी आर नॉट इवन थिंकिंग कि जो सबसे ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है दैट रॉ मटेरियल। इवन मैं आपको ये चीज बता दूं कि नागपुर का पर्सन ऑरेंज ज्यादा महंगे खरीदता है बाकी सिटीज। आप कभी कॉटन मार्केट जाके देख लो और आप कभी बाकी सिटीज के मार्केट में जाकर देख लो, आपको समझ में आ गया कि एट व्हाट रेट यू आर परचेसिंग द ऑरेंज व्हिच इज ग्रोन इन योर ओन सिटी। दैट इज फैक्ट। द ओनली थिंग इज दैट आज प्रोड्यूसर को नहीं पता कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। देयर इज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द सेलर। ये गैप को हमको कम करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑरेंज, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली द डेयरी प्रोडक्ट्स, इन एवरी एस्पेक्ट्स। जब ये गैप हम कम कर पाएंगे ना, दैट टाइम वी विल इमर्ज एज एन एंटरप्रेन्योर। और स्कोप कुछ भी हो सकता है। सर आपने कहा कि कल से ऑरेंज कैंडी बनाना है, हमने बना ली, परचेस नहीं करना है। हमको समझना होगा कि एक ऑरेंज से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ऑरेंज को हम लोग अपने फाइनल प्रोडक्ट तक किस तरीके से लेके जा सकते हैं। एक एग्जांपल देखते छोटा सा। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अच्छा, ये सारे रिसोर्सेज जो भी हम लोग बात कर रहे थे अवेलेबल है हमारे पास, मैंगोज, बेरीज, है ना। ये वो चीजें हैं जहाँ पे हमारे पास सबकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल पता है क्या? हर प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, पता है कि नहीं पता? क्या होता है लाइफ साइकिल? राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ एक लाइफ साइकिल डिफाइन है। ह्यूमन का एवरेज लाइफ साइकिल कितना है? एवरेज लाइफ साइकिल क्या लगता है? 60-65। बहुत ज़्यादा बोल गए 65 आज के रेट में। हम 65 लेके जाते हैं, आपने बोला। अच्छा, इस प्रोडक्ट का कितना होगा लाइफ साइकिल? एक बार कल्टीवेट करने के बाद कितना होना चाहिए? अरे आप देख रहे ना मैंगो, एक बार आपने उसको कल्टीवेट कर लिया तो उसका लाइफ साइकिल कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 10 डेज। बहुत बोल दिया 10 डेज। और आपको घर पर रख के देखना था 10 डेज, वो शायद अचार बन जाएगा। कितना होना चाहिए? सबका एक लिमिटेड टाइम है। जो हमारे डेली प्रोडक्ट्स में भी शायद एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना। ब्रेड है और प्रोडक्ट्स में 3 दिन 4 दिन के ऊपर नहीं बोला जाता है, 6 मंथ तक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा होता है। क्यों? बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स आर हैविंग देयर अल्टीमेटली स्टिपुलेटेड लाइफ साइकिल, एक स्पैन ऑफ जो बोलते हैं उसका लाइफ पीरियड होता है, राइट। सोचिए कि हमने एक बार कल्टीवेट कर लिया इस प्रोडक्ट को, आप मार्केट में इसको बेचने के लिए जाते हैं एज ए फार्मर, क्योंकि आपको बताया गया है कि मार्केट में स्कोप बहुत है। तो एक दो फार्मर ने कोशिश की इसको बेचने की विदाउट मिडल पर्सन, और आपको उस दिन पता चलता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का रेट ही नहीं है, क्या करोगे? आपको ये भी पता है बैक इन द माइंड कि मेरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं है, अब 3 दिन से मार्केट बंद है ऑफ एनी XYZ रीजन, व्हाट यू विल डू? क्या करेंगे? थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन समझे आपको? ठीक है, क्या करेंगे? कम रेट में बेचेंगे, ठीक है। और बायर होगा उसके पास वो स्टॉक पूरा एक ही दे देंगे। हाँ, बस स्टॉक तो घर पे भी रख सकते हैं, पर हमको पता है कि 3-4 दिन के ऊपर रहेगा, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? जो बड़े स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे उसको बोलेंगे कि इसको डंप करके रख दो, ओके। फिर और उसने डंप कर दिया और 3 दिन डिमांड नहीं है, फिर क्या करोगे? वो स्टॉकिस्ट तो उतने में आपसे रखने का रेट भी दे देगा, यानी आपने कमाया कुछ नहीं अब तक, सिर्फ कमाया है। और वो प्रोडक्ट का कोई प्रिजर्वेटिव आइटम अगर बनता होगा तो वो बना सकते हैं। क्या हम being a techno-colleague guy,
सोच सकते हैं कि हमने ऐसे कोल्ड स्टोरेज मार्केट में प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर उनको कोल्ड स्टोरेज मिल गया तो उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 8-10 दिन से बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि रिलायंस फ्रेश जैसी जो चीज़ें हैं वो भी अपने वेजिटेबल्स को जिस व्हीकल में लेके जाती है कि और रेफ्रिजरेटेड व्हीकल क्यों लेके जाती है? बिकॉज वो फ्रेश क्वालिटी में आपको वो लोग प्रोवाइड करा रहा है। एवर वी कैन इमेजिन कि हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ट्रस्ट माय वर्ड, जितना आप लोग आपने शायद बड़े बड़े ये देखोगे वेयर हाउसेस सिटी के बाहर, वो वेयर हाउसेस जब बनते हैं तो उसका रेट आप देखना कभी इमेजिन करके कितना मिलता है। क्यों? क्योंकि फार्मर के पास या फिर बहुत से लोगों के पास माल स्टॉक करने के लिए भी जगह नहीं होती। दे आर दे टू दैट वेयर हाउसेस ऑन रेंट। तो आप सोचो कि आपका एक कोल्ड स्टोरेज कितना काम करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है ना लिमिटेड होती है। अगर आपको उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बढ़ानी है तो हमको उस तरीके से सोचना होगा। नंबर 1, ठीक है सर मैं कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकता बिग बडिंग एंटरप्रेन्योर, मेरे पास उतना पैसा नहीं है और आई एम लैकिंग विद द टेक्नोलॉजी। एग्रीड। सेकंड चीज जो प्रोजेक्ट करेंगे, क्या मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ जिनको मैंगो एसन और ऑरेंज एसन रॉ मटेरियल की नीड है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी पल्प इंडस्ट्रीज कितनी आजकल, एक भी पल्प इंडस्ट्रीज मैंगो की ना ऑरेंज की हमारे विदर्भ में अवेलेबल है। आप स्टडी करो, अगर वो आपको पता होता तो एटलीस्ट वी कैन डील विद दैट पर्सन कि हम मार्केट में नहीं बेच पा रहे, एटलीस्ट यू कैन बाय, क्योंकि जितना फ्रेश प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा रेट में हम लोग उसको बेच पाएंगे। बट उस चीज़ के लिए हमको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज अवेलेबल है जहाँ पे मैं मेरा ये रॉ मटेरियल दे सकता हूँ फॉर फिनिश गुड्स। बट हमने वो भी आइडेंटिफाई नहीं करते। दूसरा ऑप्शन कुछ है क्या हमारे पास, जो इन्होंने कहा कि जो रेट मिलेगा उसमें हमको बेच देगा, है ना। इसके अगले एग्जाम्पल में हम समझ पाएंगे कि रेट 24 आवर्स में फ्लक्चुएट कैसे होगा, राइट। नेक्स्ट, ये फूल पता है कौन सा है? प्योर झंडू, बराबर है ना। मारी रोड कब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है सडन? फेस्टिवल में कौन सा फेस्टिवल है? लक्ष्मी पूजन और दशहरा, और वो हमारे दिवाली के पास भी पंचमी तक। अगेन जस्ट इमेजिन द केस, ये तो ओरिजिनल है। आपको सिटी में इसका रेट पता होना चाहिए कितना है, क्या रेट से चलता है ये? 120 और 100 प्लस रुपीज के जी। आप अभी ये दिवाली को ऑब्जर्व कर लेंगे, 100 प्लस के जी में आपको अच्छा क्वालिटी का बॉलीवुड मिलेगा पर के जी, राइट। सेम थिंग अगर आप आज परचेस करने जाओगे यू विल गेट इट द रेट ऑफ 20 रुपीज, मैक्सिमम 30 रुपीज। ऐसा क्या होगा एक दिन में जो रेट 20 से 100 पे चलेगा? डिमांड। ये चीज हमको पता है, इतना तो हम पढ़े कि जहाँ डिमांड बढ़ेगी वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेट राइट होगा। ठीक है, वापस से सेम सिचुएशन लेते हैं। एक पर्सन, इसको हम लोग बोलते हैं निश मार्केटिंग, NICHE, दैट इज निश मार्केटिंग, कि जहाँ पे हमको सिचुएशन देख के प्रोडक्ट हमारे प्रॉफिट को बुक करना होगा, जो आप लोग शायद आजकल डिमांड पे करते हो। अगर इफ यू आर डीलिंग विद दैट सेलिंग एंड परचेसिंग द शेयर्स, राइट, तो पता होता है कि प्रॉफिट कहाँ अर्न हो रहा है, उसको बुक कर लेना। ये निश मार्केटिंग का सबसे बड़ा तरीका है। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे वो छोटे बच्चों का पोला था, है ना। आप सोचो बैल के रेट कितने हो गए, इतने बैल 3,000 में मिल रहे होता है छोटे बच्चों के लिए। आज आप ले लो तो 500 दे देगा, उसको पता है यहाँ से ऐसा उसको सिर्फ रखना है। सेम चीज अभी हो रही है हमारे गणपति के साथ। अभी क्या आप रेट देख लो, गणपति के दिन रेट देखिए 50% ड्रॉप डाउन देंगे। क्यों? क्योंकि आज उस चीज़ की वैल्यू है, उनको पता है कि 1 साल तक उसको संभाल रखेंगे, वापस से तकलीफ है हमारे साथ। एग्री? तो ये निश मार्केटिंग आपको हर तरफ मिलेगी, चाहे तो आपके संक्रांति के वक्त पतंग हो, होली के वक्त रंग हो, या फिर दिवाली के वक्त फूल हो या फिर पटाखे हो। इसका रेट एक लेवल तक जाएगा, जैसे जैसे दिन क्रॉस में चालू होंगे आपको वो सस्ते मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जस्ट इमेजिन द केस कि अगर इस केस में हम लोग हमारे सारे प्रोडक्ट सारे फूल कल्टीवेट करके लेके जा रहे हैं और
सडन वी गॉट टू नो कि आज मार्केट में इतने फूल आ गए दिवाली के दिन कि आपको रेट नहीं मिल रहा, इतना भी रेट नहीं मिल रहा है कि जितना मैंने प्लगिंग के लिए लोग लगाए थे उनकी रोजी प्लस जो मुझे लॉजिस्टिक लगा लाने के लिए उसकी रोजी इतना भी नहीं मिल पा रहा है। उस केस में क्या करें? सिंगल पर्सन इसको कल्टिवेट नहीं कर सकता, वी हैव टू एम्प्लॉय दी वर्कर्स, उनको कुछ तो देना होगा पर डे के हिसाब से। उसके बाद ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको लाना है, लॉजिस्टिक भी लगेगा मार्केट पर, ठीक है, आपने सब इन्वेस्ट कर दिए और आपको यहाँ आके पता चल रहा है मार्केट में कि मुझे इतने भी रेट नहीं मिल रहे जितने मैंने इसको पिछले 3 महीने में कल्टिवेट करने में लगाया, राइट फ्रॉम दिस सीड टू फर्टिलाइजर्स, उसकी देख रेख में जो मैंने बीच में एम्प्लॉय किए होंगे कुछ लोग, उसके बाद मैंने इसको कल्टिवेट किया, उसके बाद मैंने इस पर लॉजिस्टिक इस पर इकट्ठ किया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे पता चलता है कि आज ये भी रेट नहीं मिल रहा है कि मैंने अपनी लागत भी निकालनी है इससे, क्या करोगे उसको? क्या करोगे? जस्ट इमेजिन कि हाँ सर ये तो ठीक है, नहीं हो रहा मार्केट में, हम ये कर सकते हैं। और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? Do you think that plant is having some medicinal value? Definitely yes. We can procure color from this. We can procure essence from this. Essence? Yes. इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट कोई इवेंट प्लानर से कांटेक्ट कर सकता हूँ, ये सब हो। ये भी अगर आपने कर लिया, तो also you will start earning much more than that farmer. क्यों? क्योंकि उस फार्मर को नहीं पता ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये हमको देना था, किस कंपनी में ले जाना है ताकि इससे कुछ मेडिसिनल वैल्यूज प्रोक्योर कर पाए, किस कंपनी में देना है जहाँ पे इससे हम कुछ इसेंस निकाल पाए, इससे हम कलर निकाल पाए, इससे हम कुछ सीड्स वापस से इससे हम ग्रो कर पाए, या हमको ये भी नहीं पता कि किस इवेंट मैनेजमेंट को देना है ताकि वो लोग इसको यूटिलाइज कर पाए अपने जो कुछ इवेंट्स ऑनलाइन चलते हैं उसमें। हमको सिर्फ पता था कि मार्केट में शॉप लगानी है और मार्केट में जाके प्रोडक्ट को बेचना है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इस कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज आपको एक्सप्लोर करनी है रूरल प्लेसेस में। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है एंड दैट केस वाज रियली डिस्कस्ड विद बाय अस ओनली, राइट। नेक्स्ट, अगेन देखिए ये 4 चीज़ों पे हम पहले बात कर चुके हैं, इसके पहले आज भी हम इसी 4 चीज़ों पे बात करेंगे। तो ओनली 4 क्वालिटीज दैट entrepreneur required, that is creative and innovation, number 2 risk taking, accept challenges and optimistic। ये अगर 4 चीज़ में से कोई भी आपका क्वाड्रेंट वैकेंट है, ट्राई टू गेट फिल इट, और 2 से ज़्यादा क्वाड्रेंट अगर वैकेंट है, डोंट ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इतना लगेगा। हमने कहा था सबसे पहले डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड कराना है, वन शुड बी एन इनोवेटर। तो नॉर्मल सॉल्यूशन को प्रोवाइड नहीं करा सकते। जैसे हमने कहा था कि सिंगल कैमरे से हमको डुअल कैमरे पे जाना है, तो लॉजिकल थिंकिंग हमको लगेगी कि अगर आज सैचुरेटेड हो गए सब लोग, सबके पास एक हैंडसेट मिनिमम, मैक्सिमम 2 हैंडसेट अवेलेबल है, एग्रीड और नॉट? यस। अब मुझे उसको नया प्रोडक्ट देना है, क्या करेंगे हम? सब लोग सैचुरेटेड है, इवन यू आर सैचुरेटेड विद योर पर्टिकुलर बाइक्स, फैमिली सैचुरेटेड विद पर्टिकुलर कार्स, यू आर सैचुरेटेड विद गैजेट्स, वॉचेस। अब कुछ नया करना है, कंपनी प्रोडक्ट बनाना बंद कर देगी क्या? अब हमको नीड को रीजनरेट करना होगा। एक सिंपल लाइफ साइकिल वाला कोई प्रोडक्ट है, जैसे लाइफ की हमारी होती है वैसे एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रोथ स्टेज, चौक है थोड़ा यहाँ पे अवेलेबल है चौक, ठीक है, देखिए स्टार्टेड फ्रॉम ग्रोथ, बर्थ से हम जाते हैं ग्रोथ पे, ग्रोथ से हम लोग आते हैं मैच्योरिटी पे, जहाँ प्रोडक्ट हमारा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट स्टार्ट होता है डिक्लाइन पे। ये 4 स्टेज में हमको क्या समझ में आता है? व्हेन द प्रोडक्ट स्टार्ट टू द ग्रोथ, बर्थ के बाद हमेशा प्रोडक्ट एक ग्रोइंग स्टेज पे होता है। ग्रोइंग स्टेज पे मीन्स जो प्रोडक्ट बिकना मार्केट में स्टार्ट करता है,
सबसे ज़्यादा बिकना स्टार्ट करता है। वंस इट रीच टू मैच्योरिटी, अब सारे लोग इस प्रोडक्ट को परचेस कर चुके हैं, सैचुरेटेड हो चुके हैं। अब प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है क्योंकि अब उसका सेलिंग बंद हो जाता है प्रोडक्ट का। तब हमको प्रोडक्ट को रीजनरेट करना होता है, और रीजनरेट करने के लिए हमको कुछ तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी इस प्रोडक्ट में मेंशन करनी होगी। देन ओनली पीपल विल बाय आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। लाइक ऑन 7th of September देयर इज एन एप्पल लॉन्चिंग, एप्पल 14 एंड आईफोन 14 लॉन्चिंग है। क्या करेंगे, 13 प्रो मैक्स वाले भी ऑटोमेटिकली 14 पे आना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था 13 प्रो मैक्स अब सैचुरेटेड हो चुका है। जितने प्रोडक्ट बचे हमारे मैन्युफैक्चर हुए थे सारे बिक चुके हैं। अब अगर हम नया प्रोडक्ट परचेज मैन्युफैक्चर भी करते हैं, बेचना मुश्किल है। उन्होंने क्या किया, नई सीरीज 14 लॉन्च कर दिया। एग्री? उससे क्या होगा, 14 आएगा, फिर 14 में प्रो आएगा, फिर 14 में प्रो मैक्स आएगा। बिकॉज उनको पता है एक लेवल के बाद जब मैच्योरिटी आती है तो प्रोडक्ट को डिक्लाइन स्टेज में जाने से पहले रीजनरेट करना जरूरी होता है। सेम चीज होती है क्रिएटिविटी और इनोवेशन में। हमने एग्जाम्पल किया था चाय का, राइट? चलो आप लोग घर पे आज 2-3 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं बीमारी के साथ, जस्ट वायरल। विच डाइट वुड यू प्रीफर, और आपकी माँ आपको देना पसंद करेगी? एग्री? ये मुझे लगता है कि शायद कितने बड़ा आदमी बन जाओ, खिलाड़ी अल्लाह नहीं खाएगा, खिचड़ी मांगे आता। सोचो कि एक बच्चा MBA में सेकेंड ईयर में बैठता है, ऐसे कोई वर्कशॉप में हाउ टू जनरेट द आइडियाज, और लंच टाइम में खुद के टिफिन में जब खिचड़ी देखता है तो आइडिया क्लिक होती है कि व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर एन क्रिएटिविटी और खिचड़ी होती है। एंड ही कम अप विद द 60+ टाइप्स ऑफ खिचड़ीज। कितने नाम बता पाओगे? आपको सही है तो फेमस खिचड़ी वाला सुने IT पार्क में। IT पार्क में जाओगे तो आपको तो फेमस खिचड़ी वाला दिखेगा जहाँ पे 60+ खिचड़ीज को आज सॉल्व करता है। क्या कंसेप्ट था? जाना इसी में है और कुछ तो नया करता है। पनीनो कितने लोग गए? पनीनो हाँ गए तो उनका रेस कर सकते हैं, कोई वहाँ आपको डर नहीं लगेगा। गए इसके लिए फेमस है पनीनो। सर्टिफिकेट हु इज द गाय who open up his first shop? नाम पता है? YCC पास आउट इंजीनियर अंकित अग्रवाल, दिमाग बनिया, और फिर मियाँ भाई का लीला। हाँ डेरी क्या किया, एक अपना खुद का शॉप ओपन किया। आज सैंडविचेस के टाइप्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। एग्री? आज फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आप करेंगे अंकित अग्रवाल 22 लाख का फ्रेंचाइजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है 15 लाख। 35 लाख में हम लोग क्या ओपन कर रहे हैं? सैंडविचेस की शॉप। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले सोचा और उसने सबसे पहले करके दिखाया। दैट इज द फर्स्ट मोर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनोवेशन क्रिएटिविटी सिर्फ इसरो में बैठी है, सॉरी घर में भी है। आइडेंटिफाई करना होगा, जो आपको एग्जाम्पल दिए ना, चाय, सैंडविच, खिचड़ी, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है हमारे पास जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। 2 भाई लोग पुणे में बैठे और एक चाय का फॉर्मूला डिराइव करें, सो कॉल्ड योले ब्रदर्स। आज पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो योले ब्रदर्स की 200+ फ्रेंचाइजीज। एक फ्रेंचाइजी का कॉस्ट कितना है? 8 से 10 लाख। काउंट कर लेना कैलकुलेटर में। नंबर 1। सेकंड थिंग, आप कभी योले ब्रदर्स जाओगे ना पुणे या नागपुर, यू विल गेट द सेम टेस्ट जस्ट लाइक डोमिनोज। डोमिनोज आप कहीं चले जाओ एंटायर कंट्री में, आपको टेस्ट सेम मिलेगा। व्हाई? अपने घर में तुम मम्मी के हाथ खाना खा रहे हो इतने सालों से, रोज सेम टेस्ट मिलता है? मूड पर डिपेंड करता है, जो ये बेटा सब क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली, कभी नमक ज़्यादा, कभी नमक कम, कभी पानी ज़्यादा, कभी तो समझ ना है कि आज मूड कैसा है। बराबर है? सही है गलत है? वो समझता है। अगर आप घर से अगर कुछ काम करवाओगे उसमें मूड पर डिपेंड करता है कि पानी का ग्लास छलकते हुए आएगा या इज्जत से आएगा, वो भी उसके मूड पर डिपेंड है। मूड खराब है तो पूरा पानी गिरते हुए आएगा।
अच्छा है तो प्यार से आएगा भाई, है ना। यहाँ इतना फ्लक्चुएशन है एक घर में, वहाँ पूरे एंटायर कंट्री में नहीं मिलता आपको। कभी सोचे आपने क्यों ऐसा? मोनोपोली ऑन द इंग्रेडिएंट्स दैट व्हाट दे आर यूजिंग। येवले ब्रदर्स की जितने भी फ्रैंचाइजीज आज पूरे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर अवेलेबल है, दे आर नॉट ऑथोराइज टू यूज। क्या लगता है चाय में सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स? चाय पत्ती। दे आर नॉट liable to use their own. They how to use the raw material which is provided by that particular developer. अब सोचो भाई लोग कितने होशियार हैं, फ्रैंचाइजी भी बेचा और रॉ मटेरियल भी क्या कर रहे हैं, खुद का बेच रहे हैं। पहले हमने 20-22 लाख रुपए खर्च किए, बट हमें आज इतना भी ताकत नहीं है या इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि हम लोग हमारे हिसाब से अच्छी ताजमहल चाय यूज़ करें जो सबसे महंगी बन जाती है सोसाइटी में। बट हमको यूज़ क्या करना है, रॉ मटेरियल। आप डोमिनोज से फार्मूला वहाँ निकाल के दिखा दो, मान लो उसके एम्प्लॉय को भी नहीं पता कि फार्मूला क्या यूज होता है। दैट मच सीक्रेसी दे आर यूजिंग। ये है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और जो लाइफ साइकिल की मैं बात कर रहा था, ये लाइफ साइकिल आपको हमेशा मिलेगी। स्टेज नंबर 1 दैट इज वर्क। स्टेज नंबर 2 क्या बताया था, ग्रोथ। स्टेज नंबर 3 and stage number 4 ये वो है जहां पे हमने एक्टिवा 4G, एक्टिवा 5G, एक्टिवा 6G देखी, हमने बेचना स्टार्ट किया। एक इस लेवल पे सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे आप फर्दर कुछ चीजें बेचना बंद हो जाता है। That company at such a situation got to know कि आप मेरा प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका है, प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका है मींस इससे ज़्यादा हम नहीं बेच सकते। इन्होंने कहा कि मैं एप्पल यूज़ करती हूँ, इन्होंने कहा ओप्पो, राइट। अब ये बार बार वही हैंडसेट देना पसंद करेंगे। दैट प्रोडक्ट इज गेट सेटल्ड। अब हमको अगर इसको ओप्पो ही बेचना है और इनको एप्पल का अगर कोई नया सीरीज बेचना है तो वी हाउ टू कम अप विद सम इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देन ओनली आई कैन सेल the same company product to same guy with new features. ये है नंबर 1। नंबर 2 is risk taking। ये क्या होगा, risk taking। yes, risk taking पता है क्या ये वर्ड, yes or no? नहीं पता? अरे बेटा आंसर दो ही आते हैं, लास्ट टाइम इसके बाद में ज़्यादा नहीं। आंसर हमेशा दो ही होते हैं, यस और नो। पता है कि नहीं पता है? पता है क्या होता है? हाँ टोपी वाले इन्वेस्टमेंट। ओके, और चलो मेरे पास पैसा बहुत है, इतना पैसा है कि मुझे पैसों की वैल्यू नहीं है, देन मैंने को रिस्क लिया है, ठीक है। और कौन सी रिस्क हो सकती है? कितने लोग यहाँ पे अगर कभी फ्यूचर बिजनेस भी ओपन करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि नहीं चला तो भी चलता है, देख लेंगे, है क्या कोई ऐसा? नहीं, ठीक है। नंबर 2 बिजनेस करना है तो फुल टाइम देना होगा। फुल टाइम देने के लिए हमको हमारा टाइम देना होगा जो सबसे प्रीशियस है। उसके बाद हमको उसमें इन्वेस्टमेंट देनी होगी, लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। अगर सक्सेस नहीं हुआ तो रिस्क रह सकता है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन। तीसरी, जरूरी है कि बिजनेस करने के लिए आपको फ्री रहना पड़ेगा कि हम कुछ कर भी सकते साथ में, जस्ट टू मैनेज द रिस्क। बचपन में घर वाले सब बाहर गए मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड के साथ, कोई गया एकदम लंबे टूर पे 6-7 दिन 7-8 दिन के लिए कोई गया नहीं गया? जाना चाहिए, एक एक्सप्रेस लेना चाहिए। कोई गया है? हाँ, कहाँ गया था? वैष्णो देवी गया।
छोटा पैकेट में बहुत बड़ा दबाव होता है, हालांकि बेटर है सोगड़ी में। हाँ सोगड़ी बोलते हैं। क्या होता है ना, कभी एग्जामिन करके देखना, ये मैं रियल लाइफ से इसलिए बता दूँ कि कुछ चीज़ें आपको घर से सीखने मिलती है। आप कभी जाओ तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कैसा होता है घर वालों का। 2 ट्रक रहते हैं, अटैची ट्रक बैग जो बोल रहा हूँ, एक मम्मी का हैंड पकड़ होता है और पापा का चोर पकड़ होता है, होता था ये यहाँ कहीं भी रहता था अलग से, वो लोग बनवाते थे, है ना। समझ में आता था कि वो जितना भी अवेलेबल हार्ड कैश है। मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूँ जब ATM और कार्ड्स उतने चलन में नहीं, आप समझो चीज़ों उसको उनको पता था, तब मोबाइल में नहीं फंसे तो फंसे। तो उसको कभी समझ आता उन चीज़ों को कि उनका प्रोविजन जो था ना पैसों का, 2 ट्रक में अलग, एक चोर पॉकेट में अलग, ऊपर अलग, मम्मी के पास अलग, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करके रखते थे? जस्ट टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, कि अगर मेरा एक भी चोरी चला जाए या मेरा पॉकेट कोई अगर चोर ले या हैंड पर्स गुम हो जाए तो वी विल नॉट स्टक इन बिटवीन दी जर्नी। इसलिए शायद एक बहुत बड़ी कहावत हमने सुनी थी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर बास्केट गिर गई तो सारे अड्डे फूट जाएंगे। ये रहता है रिस्क का इस्तेमाल पार्ट। वो हमको समझना है कि हमको रिस्क किस तरीके से लेना है, कितनी लेना है और किस पोजीशन में, राइट। नंबर 3 इज एक्सेप्ट चैलेंजेस। ये भी एक अलग हुई था। सर मैंने तो अभी बिजनेस चालू किया था फरवरी में, तुमने मार्च में कोरोना में लॉकडाउन लगा दिया, ऐसा होता है सही है। मैं सर 22 साल पढ़ा था, पैसे जमा किया, लोन लिया, घर वालों को कन्विंस किया, बिजनेस स्टार्ट किया फरवरी में, और तुम बोले मार्च के 21 तारीख से लॉकडाउन लगा दो। मैंने क्या करा? एग्रीड है। क्या करोगे सिचुएशन में? एक्सेप्ट करना ही है। आपके पास दूसरी कोई राय नहीं है। सर अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और आपने 2 महीने में GST लगा दिया, बोल सकते क्या हम लोग कुछ नहीं? बिकॉज whenever the challenges will come, this all challenges are external challenges. Internal challenges से आप लड़ लोगे। एम्प्लॉय प्रॉब्लम है, आप नया हायर कर लोगे। पैसा कम पड़ रहा है, आप कैसे अरेंज कर लोगे? टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, आप एडवांस मशीन ला लोगे। एक्सटर्नल चैलेंजेस को अप्रोच पाओगे। एक्सटर्नल चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं ना, तो ये पॉलिसी हमारे पास है, फिस्कल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। इसमें से कुछ भी हो सकता है, मे बी लीगल, मे बी इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। अभी हमने जब थोड़ी देर पहले देखा कि सडन सत्ता चेंज हो गई, रातों रात। क्या हो गया? जितने मंत्री थे सबके पावर चले गए। उन्होंने कुछ चीजें प्रोविजन में लाने रखी नहीं, अच्छी अच्छी बेटा रिक्रूटमेंट रुक गई। जो रिक्रूट हो चुका है उसके लेटर निकलना अभी तक बाकी है, पिछले 1.5 महीने से। तुम टाल नहीं सकते चीजों को। तुमने एग्जाम दे दिया MPSC, यू आर सिलेक्टेड इन इंटरव्यू, अब तुम्हारा मंत्रालय चेंज हो गया, नया मंत्री आएगा, कल जो रिक्रूट होगा फिर वो आएगा, फिर अपनी पहले चार्जशीट देखेगा, पिछली चार्जशीट खारिज करेगा, उसके बाद वो लेटर जनरेट करेगा। इसमें हम कुछ कर पाएंगे? बिकॉज दिस ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। ये जो है ना क्वेश्चन, इस पे आप लोग नहीं स्ट्रगल कर सकते। दैट चैलेंजेस विल कम, you have to accept each and every challenges whatever come across the journey of your entrepreneurship life. And the last one is optimistic. जैसे हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है ना, ये सर निकलेगी सीधा कैंटीन, एकदम क्लियर है, एग्रीड है? कोई बैठेगा क्या क्लास में पढ़ते हुए? वो ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक, बस ये निकले, लास्ट में खत्म हो, हम जाएंगे। Likewise, you should be always optimistic in your whatever the decision you are taking. कोई पर्सन पढ़ाई करके नहीं जाता है कि लोग फेल हो जाए। कोई माँ बाप स्कूल में बच्चों को इसलिए नहीं भेजते ये बदमाश बन के बाहर निकले। लाइकवाइज कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो हम जब भी ओपन करने की कोशिश करेंगे ये सोच के करेंगे कि लॉस हो तो भी चलता है, ये इसको मुझे लॉस ही होगा। मैं अगर ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं अच्छा कर जाऊँगा, बिकॉज आपको पता रहेगा कि आपको उसके पीछे मेहनत क्या लेनी है और इन 3 पैरामीटर्स में मुझे खेलना कैसे।
अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक होती हूँ, मुझे पहले से पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मैंने फेल ही होना है, तो मैं नहीं करता। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होना भी उतना ही मस्ट है हमारे लाइफ, राइट? सो विद दैट इन माइंड आई होप कि यस इट्स 1:30 है ना, तो सर इसको भी हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बट ट्राई टू गेट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द रूरल मार्केट, ट्राई टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज। स्कोप बहुत है क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। हम लोग कोशिश क्या करते हैं हमेशा चीज़ों को कॉपी करने की, और वो चीज़ों को कॉपी करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो थोड़ा क्रिएटिविटी इनोवेशन के साथ सोचो क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको हमने आत्मसात करना है, राइट? अब आप बोलोगे कि सर अगर आपको सब इतना पता है, लास्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, तो आप यहाँ क्या करें? Those who know, those who can, they teach. Those who can't, they teach. क्या कहा मैंने? जो कर सकता है वो बन जाता है, और जो नहीं कर पाता है जानने के बाद भी वो एटलीस्ट लोगों को बता सकता है। बट मेरे केस में मैं दोनों चीज़ों के साथ में चल रहा हूँ। आई एम रनिंग माय 2 कंपनीज सक्सेसफुली विद वेल एम्प्लॉइज, और जहाँ पर मुझे पता है कि इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज अगर मैं बात करूँ तो आई एम रीचिंग डिग्रीज। उन्होंने पढ़ा होगा फिर भी मैं 2 डिग्री नहीं लिखता। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन 2010 पास आउट, नहीं लिखता। आई एम IBPS क्लियर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, नहीं लिखता पेंशन। क्यों नहीं लिखता मैं अपने रिज्यूमे में? क्योंकि मैंने सिर्फ क्लियर किया, नॉलेज नहीं लिया था। दोस्तों के साथ लग के व्हेन आई वाज इन BSc तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंने लिया था, और मेरा पूरा क्लास गया था कॉमर्स में CA बनने के लिए। यू कांट इमेजिन 2006 प्लेस लाइक साउथ, सब लोग ट्यूशन जाते थे अकाउंट्स की, और मैथ्स के ट्यूशन को लेता नहीं था, तो घर पे मैं क्यों बैठे, तो मेरे अकाउंट की ट्यूशन जाके बैठा। तो वंशोदास से कहा था जो क्लास में जाते रहना, ज्ञान मिलते रहेगा, लेते रहना। बट मैं उसके पहले जाता था अकाउंट्स दोस्तों के साथ कि जाना है, डिग्री थे गाँव में, वो करते करते मेरा इंटरेस्ट अकाउंट्स में आया। आई क्लियर माई CA एग्जाम 2010, 4 अटेम्प्ट किया फर्स्ट, और आज भी मेरे दोस्त स्ट्रगल कर रहे थे 12 साल से CA क्लियर करते। तो इट हैपन। अब तो रही बात बिजनेस की, वो चल रही है, अब किसी होपफुली दिसंबर तक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ जाएगा, मैनेज करते आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपने सब छोड़ के ऊपर जाना चाहिए। फर्स्ट टेक नॉलेज फ्रॉम द इंडस्ट्री। पहले दिन ही बोलना घर वालों को बस बहुत इच्छा है तो जाना है। उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूँ, अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया है और आपको अगर एक बड़े मुश्किल में बैठा दिया गया तो आप कभी नीचे वालों को ये नहीं बता पाओगे कि स्ट्रगल होता क्या है। समझ रहे? मैं 6 साल जब सेल्स किया था तो यहाँ आप कुछ भी बेचने देते, कुछ भी आई कैन सेल, आई सेल इंश्योरेंस फॉर 6 ईयर। मुझे आप बाहर गेट की खड़ा कर दोगे ना कि सर बच्चे जब लाते तो हमको एक प्रोडक्ट दे दो, मुझे शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 6 साल किए। मैं मेरे सबऑर्डिनेट्स को बता सकता हूँ बेचना कैसे है, तरीका कौन सा सही है, और किस तरीके से हम ज़्यादा जनरेट सेल कर सकते हैं। सो नॉलेज लेना है इंडस्ट्री से, और अपना खुद का कुछ स्टार्ट करके साइड बाय साइड चलने देना। ट्रस्ट मी, स्कोप बहुत एक्सप्लोर करते हैं, राइट? थैंक यू सो मच। I would like to request Ravi Party sir to present an appreciation letter and memento to Dr. Manish Tope sir. When everything
honor to propose the vote of thanks to all of us who have helped in making the seminar a very renowned source and succeed. Thank you all for being there. Thank you. Thank you everyone for your patience hearing. Thank you sir. From ETC department, from ETC, okay. Hope all of you guys have got an idea about rural entrepreneurship, okay. Sir has vast experience, okay, and we are very fortunate enough that sir is working in SBJ. And anytime if you people require any help regarding entrepreneurship, sir is ready to help. Okay. He is also part of our entrepreneurship development cell. Okay. So from Department of EDC and from EDCell, I again thanks sir for giving his valuable time and guiding our students here. I request everybody to clap for sir.